नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है मैला आंचल। मैला आंचल के भाग 1 में हमने देखा कि आंचलिकता क्या है, आंचलिक उपन्यासों की परंपरा क्या है, आंचलिकता की शुरुआत क्यों हुई, आंचलिक उपन्यासों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। अब हम लोग भाग 2 में उन्हीं मुद्दों को अगले क्रम में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैला आंचल या किसी भी आंचलिक उपन्यास अपने आंचलिक जीवन की राजनीति को भी उद्घाटित करता है। किसी भी आंचलिक उपन्यास में क्षेत्र विशेष, अंचल विशेष की राजनीति का भी यथार्थ चित्रण किया जाता है। यदि मैला आंचल की बात करें तो मेरीगंज में कई विचारधाराओं की राजनीति, एक तो दलगत राजनीति है, जातिगत राजनीति है। ऊपर से आप मेरीगंज में देख सकते हैं कांग्रेसियों का दल है, समाजवादी दल है, जनसंघियों का दल इधर जोर पकड़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, चलितर कर्मकार और डोमा जाट जैसे पात्रों का जुड़ाव क्रांतिकारी दल से भी, नक्षत्रमाला से भी देखा जा सकता है। यानी कई प्रकार की राजनैतिक पार्टियों का मैला आंचल में सहअस्तित्व रहा है। दोस्तों, उपन्यासकार ने आजादी के ठीक पहले और उसके ठीक बाद की बदल रही राजनीति और उसके चरित्र को उद्घाटित करने की कोशिश की है। उनकी निर्लिप्त दृष्टि, उनकी यथार्थवादी दृष्टि उन मुद्दों को पकड़ पाने में सक्षम है कि किस प्रकार जो कभी भ्रष्ट कांग्रेसी थे या जो कभी भ्रष्ट नेता थे, जो कभी घूसखोर थे, भारतीय जनता के लिए क्रूर थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे या अंग्रेजों के समर्थक थे, आजादी के ठीक बाद उन्हीं लोगों का लोकतंत्र में सहअस्तित्व देखा जा सकता, उनकी सहभागिता देखी जा सकती है। मैला आंचल में दुलारचंद नाम का एक पात्र कुछ इसी प्रकार का चरित्र है, जो अंग्रेजी सरकार के दौरान स्वदेशी आंदोलन से जुड़े भारतीय जनता को बंधवा कर पिटवाता था अंग्रेजों से, और अब आजाद भारत में वह कटहा थाना कांग्रेस का अध्यक्ष बना बैठा है, जो नेपाली लड़कियों, सीमेंट और नमक की तस्करी से भी परहेज नहीं करता। दोस्तों, मैला आंचल में गांधी के आदर्शों के 2 स्वरूपों को उद्घाटित करने की कोशिश की गई है। बालदेव और बावन दास, ये 2 ऐसे चरित्र हैं जो गांधीवाद के 2 स्वरूपों को उद्घाटित करते हैं। यदि बालदेव गांधीवाद का विध्वंसात्मक नकारात्मक स्वरूप है, तो बावन दास वास्तव में गांधी के आदर्शों को जीने वाला चरित्र है। बालदेव जैसे लोगों के माध्यम से, बालदेव जैसे पात्रों के माध्यम से रेणु जी ने यह संकेत दिया कि कोई भी विचारधारा या कोई भी आदर्श जब आगे चल करके वाद का रूप ले ले तो वह समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं रह जाता। हाँ, कुछ लोगों के स्वार्थ साधन का माध्यम अवश्य बन जाता है। बालदेव जो पुर्जी बांटने में, राशनिंग या कोटा में घपला करता है, बेईमानी करता है, यह बालदेव जिसके भीतर काम कुंठा और काम लिप्सा भी बैठी हुई है, यह वही बालदेव है
जो बात बात पर गन्ही महात्मा यानी गांधी महात्मा की जय, भारत माता की जयकारी करता है, परंतु यह गांधी के आदर्शों को वास्तव में समझ नहीं पाता। इसे यह नहीं मालूम कि गांधी की अहिंसा कायरता नहीं, गांधी की अहिंसा समाज के लिए संरचनात्मक थी, ना कि समाज को विध्वंस की खाई में ढकेलने के लिए थी। मेरीगंज गांव में कबीर मठ पर जब नागा साधुओं ने लक्ष्मी कोठारिन पर अत्याचार करना शुरू किया, उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू किया, तो कालीचरण जैसा एक समाजवादी पात्र उन नागा साधुओं का विरोध करता है। परंतु बालदेव जैसे गांधीवादी, जो अपने आप को तथाकथित गांधीवादी कहते हैं, आज भी बालदेव जैसे चरित्र देखे जा सकते हैं। वह बालदेव कालीचरण का ही विरोध करता है, उसके इस साहसिक और मानवीय कदम को वह हिंसावाद का नाम देता है और कालीचरण के खिलाफ ही अनशन पर बैठ जाता है। संभवतः यही वजह है कि गांव वाले भी बालदेव के इस ढोंग को या उसके नकारात्मक रवैये को समझते हैं और उसके अनशन को अंट संट का नाम देते हैं। दोस्तों, इस उपन्यास का एक और चरित्र है बावन दास। यह बावन दास वास्तविक अर्थ में गांधी के आदर्शों को जीने वाला चरित्र है। जिस प्रकार गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह में विश्वास करते थे, उसी प्रकार बावन दास भी व्यक्तिगत सत्याग्रह को समझता है। जिस प्रकार गांधी 1930-40 के दशक में भ्रष्ट कांग्रेसियों से अपना नाता तोड़ चुके थे और कांग्रेस से अपने को अलग थलग कर चुके थे। आपने उनका डायलॉग सुना होगा कि यदि मौका मिला तो बालू की भीत से मैं कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ी करके दिखाऊंगा। तो जिस प्रकार गांधी कांग्रेसियों से स्वयं को अलग कर लिए थे, उसी प्रकार बावन दास भ्रष्ट कांग्रेसियों से अलग थलग पड़ जाता है। वह कहता है कि आजादी के पहले तो भारत माता रो रही थी और अब आजादी के बाद और जार जार होकर रो रही है। यानी जिन लोगों ने आजादी के सपने देखे थे और दिखाए थे, उन्हीं लोगों ने स्वाधीनता के मूल्यों के साथ, गांधी के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आज भी गांधीवादी टोपी पहनकर गांधीवाद के नाम पर गांधी के चेले जितना देश को मोड़ते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि नागार्जुन ने लिखा, गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। तो दोस्तों, यह बावन दास गांधी के आदर्शों को पहचानने और जीने वाला, व्यक्तिगत जीवन में उतारने वाला चरित्र है। महज 1.5 हाथ का, नियति या प्रकृति की भूल कहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की भूल कहिए, कोई जैव वैज्ञानिक विकृति कहिए, भोंडी सी आवाज, इतनी भारी आवाज कि लोग डर जाएं, रास्ते में चले तो मानो लुढ़क रहा हो, गर्भवती महिलाएं छिप जाती थीं या छिपा दी जाती थीं। ऐसा विकृत चेहरा बावन दास का, लेकिन उसके भीतर गांधी की सच्ची आत्मा बसी हुई है। वह समझता है गांधी के आदर्शों का संरचनात्मक रूप क्या हो सकता है। इसीलिए दुलार चंद कापरा जब सीमेंट और नमक की तस्करी कर रहा होता है, उसकी गाड़ियां, नमक और सीमेंट से लदी गाड़ियां पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश जा रही हैं, तो वह इसका विरोध करता है। वह गाड़ियों को जाने नहीं देता, वह गाड़ियों के आगे लेट जाता है। परंतु जिस प्रकार हत्यारों ने गांधी के परखच्चे उड़ा दिए, दुलार चंद कापरा जैसे लोगों ने भी इस सच्चे गांधीवादी बावन दास के परखच्चे उड़ा दिए, उस पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। बावन दास की हत्या इस बात का संकेत है कि भारत में न केवल गांधी की हत्या हो चुकी है, बल्कि गांधी के सच्चे आदर्शों की भी हत्या हो चुकी है। यूं तो इस उपन्यास में
प्रांतीय या आंचलिक राजनीति की चर्चा है, परंतु यह राजनीति उस समय के भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का संकेत दे रही है। कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि दर्शा रही है कि आने वाले समय में भारत की राजनीति कैसी होगी, जो दलगत होगी, जातिगत होगी, सांप्रदायिक होगी और स्वार्थ सिद्धि का माध्यम होगी। एक पात्र कहता है मैला आंचल में कि वह समय दूर नहीं जब लोग अपनी टोपियों पर जातिगत नाम लिखकर घूमेंगे, कायस्थ, भूमिहार, राजपूत, यादव। दोस्तों, उपन्यासकार की पैनी दृष्टि उस यथार्थ का अंकन करती है जो ठीक आजादी के इर्द गिर्द भारत में व्याप्त था, और राजनीति का जो स्वरूप आज के भारत में व्याप्त है, कहीं ना कहीं उस चित्र को भी खींचने की कोशिश की है। दोस्तों, आंचलिक उपन्यास की विशेषताओं में अब तक हमने देखा कि किस प्रकार उसमें सामाजिक विषमता होती है, किस प्रकार आंचलिक उपन्यासों में जातिगत मानसिकता व्याप्त होती है, किस प्रकार आंचलिक उपन्यासों में अशिक्षा और अंधविश्वास जैसे तत्व व्याप्त रहते हैं, किस प्रकार आंचलिक उपन्यासों में राजनीति जीवंत रूप में व्याप्त रहती है। अब आगे देखते हैं कि आंचलिक उपन्यासों में धार्मिक पाखंड और कुंठा के लिए भी विशेष स्थान रहता है। दोस्तों, इस उपन्यास यानी उपन्यास मैला आंचल के गांव मेरीगंज में कबीर मठ है। कबीर मठ के महंतों के द्वारा उपन्यासकार ने यह संकेत दिया कि अब महंती सिर्फ सेवा और त्याग का नाम नहीं, बल्कि काम लिप्सा, भोग लिप्सा का भी नाम है। जिस प्रकार मन्नू भंडारी ने अपने उपन्यास महाभोज में राजनीति और राजनेता बनने के लिए अब किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं, इस यथार्थ को उभारने की कोशिश की। आप देख सकते हैं महाभोज में दास साहब एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करते हैं जो न केवल अनपढ़ है, आवेश आक्रोश से भरा हुआ है, बल्कि अदूरदर्शी भी है। उसकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि वह दास साहब का झोला ढो सके। तो कबीर मठ यानी मैला आंचल में महंतों की कुर्सी, महंतों की चादर लेने के लिए भी किसी योग्यता की आवश्यकता अब नहीं है, इस बात का अंकन है कबीर मठ का बूढ़ा महंत सेवादास, जो जवानी के दिनों में ही अपनी कठिन साधना से, अपनी कठिन तपस्या से, ज्ञान के माध्यम से तपस्या की पराकाष्ठा को पा चुका था, परंतु अब भी काम इंद्रियों पर उसने वश नहीं किया था, यानी उसके नियंत्रण में काम इंद्रियां नहीं थी। अपने दोस्त की बेटी अंश किशोरी, छोटी सी नन्ही बेटी जो उसके लिए बेटी की तरह है, ले आता है मठ पर, परंतु उसे पुत्री की तरह नहीं पालता। उस बाल्यावस्था से ही उसका यौन शोषण करता है, उसे रखेलिन बनाकर रखता है। यहाँ तक कि बूढ़े महंत सेवादास की मृत्यु भी घोर काम लिप्सा की दशा में होती है। बूढ़े महंत सेवादास के पश्चात जब उनका चेला रामदास महंत के आसन पर बैठता है, तो इस उपन्यास का एक क्रूर यथार्थ पाठकों के सामने उभर कर आता है कि क्या संतों, महात्माओं और महंतों की अब ऐसी ही योग्यता रह गई? यह सेवादास चीलम पीने में महारत हासिल रखा है, गांजा भरने में महारथी है, खंजड़ी बजाने में कुशल है। सेवादास की तरह यह रामदास भी अपने लिए रखेलिन ले आता है। मठ पर फुलिया की बहन राम पेरितिया को रखेलिन बनाकर लाता है। दोस्तों, धार्मिक पाखंड या सिर्फ धर्म में ही काम कुंठा नहीं है, गांव के हर सदस्य में यह काम कुंठा नस नाड़ी तक बैठी हुई है। गांव का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो ततमा टोली की महिलाओं से अनाचार में लिप्त न हो, चाहे वो सहदेव मिसिर हो, चाहे वो हरगौरी सिंह हो। हरगौरी सिंह
का अपनी ही मौसेरी बहन के साथ अनैतिक संबंध है। तहसीलदार विश्वनाथ मलिक की बेटी कमली प्रशांत के साथ प्रेम में लिप्त है, किंतु बिना ब्याह के ही वह गर्भवती होती है और उसके इसी गर्भ को छिपाने के लिए विश्वनाथ मलिक तहसीलदार गांव वालों की कुछ जमीनें लौटाने का ढोंग करता है ताकि लोकापवाद से, बेइज्जती से वह बच सके। दोस्तों, किसी भी आंचलिक उपन्यास की एक बड़ी विशेषता यह भी है वहां के लोक संगीत के रूप में। वहां जनजीवन में लोक संगीत व्याप्त रहता है। संगीत के लिए किसानों को किसी अवसर की आवश्यकता नहीं, किसान अपने लिए सहज अवसर तलाश लेते हैं। जिस प्रकार गोदान का होरी जमींदार और कारकुनों की घुड़कियों के बीच भी उसका आह्लादित मन गुनगुनाने को आतुर रहता है, उसी प्रकार मैला आंचल के किसान भी क्या चैत क्या बैसाख हर माह हर अवसर पर अपने लिए गीत राग और संगीत तलाश लेते हैं। भुरुकुआ भोर का तारा सुबह का तारा उगते ही किसान खम्हार में पराती गाते जुट जाती हैं। साल भर खम्हार, खम्हार खलिहान को कहते हैं, सालों भर खम्हार का चक्र चलते रहता है। साल भर की खटनी, महीने भर की कटनी और 2 महीने की मड़नी। यदि कुछ शेष रह जाए तो हलवाहा दो, चरवाहा दो, बैल दो। किसानों का चक्र, खम्हार का चक्र सालों भर चलता रहता है। उनके बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा है और वही जाब किसानों के मुंह में भी लगा है। अपनी मेहनत की एक पाई भी किसान खा नहीं सकते। आलोचकों ने माना कि प्रेमचंद के गोदान और फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल में कई समताएं देखी जा सकती हैं। जिस प्रकार गोदान में खेती से उखड़कर किसान शहर जाकर मजदूर बनने को विवश हैं, उसी प्रकार मैला आंचल के किसान भी अलाभकर कृषि से तंग आकर कटिहार और पूर्णिया जैसे शहर में जाकर मजदूरी करने को आतुर हैं। एक किसान कहता भी है कि अब गांव में क्या रखा है, चलो शहर, वहां हर रोज एक आने मजदूरी मिलेगी। दोस्तों, किसानों की मेहनत खलिहान से ही तुलकर महाजनों सेठों के गोदामों में पहुंच जाने को आतुर है और किसान मानो अभिशप्त हैं कर्ज का जीवन जीने के लिए। जिस प्रकार गोदान का एक किसान कहता है, गिरधर कि काका झिंगुरिया ने एक पाई नहीं छोड़ा, साल भर पसीना गाढ़ा किया, सोचा एक दिन ताड़ी तो पी लूं। समझा जा सकता है कि किसानों की दशा क्या रही होगी। 1936 में जो दशा गोदान में आप देख सकते हैं, वैसी ही दारुण दशा मैला आंचल 1954 में भी आप देख सकते हैं। फिर भी किसान घोर यातना, घोर पीड़ा के बीच जीवन राग, जीवन संगीत और लोक संगीत, लोक पर्व से मुंह नहीं मोड़ते। चाहे सावन भादो हो, सावन भादो में किसान कजली और लावनी गाते हैं, फसल कटने पर चैती गाते हैं, गाड़ीवान भौजिया गीत गाते हैं, शादी ब्याह के अवसर पर सारंगा सदा ब्रिज का गीत गाया जाता है, किसी के मर जाने पर समदाउन या समक्षाउन नृत्य है, होली या फाग के अवसर पर जोगीड़ा गाया जाता है, कृषि कार्य शुरू होने के अवसर पर विद्यापति विदापत नृत्य किया जाता है। मैला आंचल इस बात का संकेत है कि आंचलिक जीवन संगीत से परे नहीं हो सकता। आंचलिक जीवन और गीत संगीत का चोली दामन का संबंध होता है। दोस्तों, किसी भी आंचलिक उपन्यास की एक बड़ी विशेषता वहां की आंचलिक भाषा या आंचलिक बोली के रूप में स्वीकार की जाती है। आंचलिक जीवन के लोग खड़ी बोली को मूल रूप में नहीं बोल सकते, इसीलिए वहां खड़ी बोली में
क्षेत्रीय बोलियों को मिला करके बोलने की परंपरा देखी जाती है। मेरीगंज गांव के लोग खड़ी बोली में मैथिली और भोजपुरी, चूंकि पूर्णिया अंचल की कथा है, मेरीगंज क्षेत्र की कथा, पूर्णिया विशुद्ध रूप से मिथिलांचल है, इसलिए खड़ी बोली में मैथिली भोजपुरी को मिला करके वहां के पात्र बोलते हैं। आचार्य शुक्ल ने ऐसी बोली को आंचलिक बोली या कचराही हिंदी का नाम दिया। जो देहात के किसान, गांव गंवई के किसान शहर जाकर कोर्ट कचहरी में, सरकारी दफ्तरों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वास्तव में वही आंचलिक भाषा कचराही हिंदी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आंचलिक उपन्यासों के रूप में मैला आंचल के कुछ पहलुओं को आप समझ पाने में अपने को सहज महसूस कर रहे होंगे। तो अब तक हमने देखा कि आंचलिकता क्या है, आंचलिक उपन्यासों की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, इनकी विशेषताएं क्या हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल कैसे खरा उतरता है। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।